नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कल पूरे दिन से बात करें तो केसेस आए हैं। 3 नए कोरोना के केस आए कल पूरे दिन भर। अल्मोड़ा और देहरादून में कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं और संख्या बढ़कर 72 हो गए। 72 पॉजिटिव केस उत्तराखंड में हो गए। नए पॉजिटिव केस मिले हैं, संख्या 72 हो गए हैं। बहुत चिंताजनक ये बात है। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों कोरोना के केसेस नहीं आए, फिर केसेस आ गए हैं। अल्मोड़ा और देहरादून से केसेस आए हैं और ये केसेस तब बढ़ रहे हैं जब प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं, प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौट रहे हैं, जब रियायतों का दौर शुरू हुआ है और उन जगह से केसेस आ रहे हैं। खासतौर अल्मोड़ा की बात करें तो ये ग्रीन जोन में था। देहरादून से पहले भी केसेस आए हैं और फिर केस देहरादून से आया है और आंकड़ा बढ़कर 72 हो गया है। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा और विशाल है। अगर आंकड़ा यूं ही बढ़ता चला गया तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल उत्तराखंड में हो सकती है, क्योंकि अब प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये मांग की है कि उनको उत्तराखंड वापस ले जाया जाए। 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है और इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्थिक पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी। आर्थिक पैकेज में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। तो आर्थिक पैकेज की जो खास बातें हैं वो आप जान लीजिए। राहत मिलेगी। 100 करोड़ टर्नओवर वाले 25 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी। ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए आर्थिक पैकेज से अब उत्तराखंड को भी काफी उम्मीद जगी है। लॉकडाउन के दौरान पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, साथ ही छोटे उद्योग भी मंदी की मार झेल रहे हैं। सुंदर घाटियां, कल-कल बहती नदियां, पहाड़ों की बर्फीली चोटियां और भी न जाने कितनी खूबियां समेटे हुए है ये छोटा सा पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि देवभूमि के हिस्से में आय के बेहद ही सीमित साधन है, जो इस पहाड़ी प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा है। लॉकडाउन के बाद बदले हालात में केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए बड़ी आर्थिक राहत का ऐलान किया है। ऐसे में उत्तराखंड को भी इससे बड़े बदलाव की उम्मीद है। पर्यटन में तमाम तरह की गतिविधियां हैं, धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, साहसिक भी हैं, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे तमाम गतिविधियां राज्य में संचालित होती है। हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य एक पर्यटन प्रदेश है
और ऐसे में जो धक्का लगा है उत्तराखंड को, वो सब इस पैकेज के बाद, इस पैकेज में जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, निश्चित रूप से उसको बहुत गति मिलेगी। दूसरा, हमारा जो अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकता है वो कृषि और कृषि से संबंधित तमाम जो विभाग हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जिसको हम कह सकते हैं, उन तमाम विभागों को एक बहुत बड़ा इससे पुशअप मिलेगा। प्रदेश सरकार के लिए पर्यटन राजस्व जुटाने का बड़ा स्रोत है, लेकिन इस बार कोरोना ने पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है। तो वहीं रोजगार का एक और बड़ा जरिया एमएसएमई भी बुरी तरह से प्रभावित है। उद्योग विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 64,000 से ज़्यादा छोटी इकाइयाँ एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। 64,000 ये ऐसे उद्योग हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में आते हैं। इनमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार करते हैं और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन मशीनों की जो आवाज़ वो बिल्कुल बंद हो गई थी, ये कारखाने बिल्कुल बंद हो गए थे, तो रोजगार भी खत्म हो गया था। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई राहत के बाद अब प्रदेश सरकार की तरफ से भी मंथन शुरू कर दिया गया है। हमारे जैसे राज्य को इसलिए ज़्यादा फायदा है कि हम बहुत छोटे राज्य हैं और औद्योगिक राज्य के रूप में भी जाने जाते हैं, टूरिज्म स्टेट के रूप में भी जाने जाते हैं, धार्मिक टूरिज्म के रूप में जाने जाते हैं। तो हम दोनों सेक्टरों में इसका लाभ लेंगे। हम सर्विस के क्षेत्र में बहुत बढ़िया लाभ लेंगे। हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे यहाँ जो हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे यहाँ लघु उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे यहाँ बड़े उद्योग बड़ी मात्रा में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश में ये कार्य योजना धरातल पर कैसे उतरेंगी, खासकर पहाड़ में जहाँ कई तरह के कड़े कानून लागू होते हैं, वहाँ पर काम कैसे हो पाएगा। सरकार ने होटल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को भी यहाँ पर एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया हुआ है। उनकी संख्या भी बड़ी है और उनसे भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। अब देखना यही होगा कि ये संजीवनी अपना काम भी करती है या लॉकडाउन जैसी स्थिति बरकरार रहती है। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। राज्य को अभी तक करीब 7,000 करोड़ के करीब का नुकसान की आशंका है। अब हमारा जो भविष्य के प्रस्ताव में हम कई तरह की रिलीफ आने वाले समय में किसान को देंगे, जिस पर आजकल चर्चा चल रही है। उस पर हम लोग इस बारे में मंथन कर देंगे। किसान को किस तरह कृषि और एलाइड सेक्टर जो मसलन पशुपालन, बकरी पालन, आपका डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग, इन सब के माध्यम से किस तरह से हम किसान को उसकी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में फैसला लिया गया कि लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इसके तहत ऑनलाइन बिजली बिल में 1% की छूट मिलेगी। सरचार्ज में ये छूट जून महीने तक लागू रहेगी। इसके साथ ही कृषि उपज एवं पशुधन संविदा सेवा खेती अधिनियम को मंजूरी मिली है। तो वहीं हेल्थ विभाग के लिए बड़ा फैसला लिया गया। जिला और निदेशालय में क्लर्क वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा, जिससे इनके प्रमोशन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, कोविड पर चर्चा हुई, बिजली में हमने कुछ क्षेत्रों में छूट दी है। बॉयलर को लेकर हम लोगों ने 3 महीने का समय बढ़ाया है। तो इस प्रकार से एक हम नियमावली लाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो क्लरिकल लोग हैं, लिपिकीय हैं, जो हमारे जिलों में और निदेशालय के लोगों की उनकी जो एक दोनों एकीकरण करने के लिए, उसके लिए हमने आज चर्चा की है। तो ये कैबिनेट के अहम फैसले हैं। ऑनलाइन बिजली बिल पर 1% की छूट दी जाएगी। अगर आप ऑनलाइन बिल पे करते हैं 3 महीने के लिए उपभोक्ताओं को छूट दी गई है। कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि 3 महीने के लिए छूट मिलेगी। 3 महीने के लिए उपभोक्ताओं को ये राहत मिली है।
उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुलने का विधायक रितु खंडूड़ी ने विरोध जताया है। रितु खंडूड़ी ने कहा है कि एसडीएम पौड़ी को एक पत्र लिखा उन्होंने कि कुंभ मेला क्षेत्र से शराब की दुकानें शिफ्ट की जाएं। तो ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है और कुंभ मेला क्षेत्र से शराब की दुकानें हटाने की मांग की है। तो वाइन शॉप खुलने का विरोध अब किया जा रहा है। एमएलए रितु खंडूड़ी ने एसडीएम को पत्र लिखा है और ये मांग की है कि वाइन शॉप बंद की जाए। मैंने उनको अवगत करवाया है कि महिलाओं का भी वहाँ पर विरोध है, इसलिए उनसे निवेदन किया है कि वो महिलाओं के साथ समन्वय बनाकर, जनता के साथ समन्वय बनाकर इस लिकर शॉप को ऐसी जगह खोलें जहाँ विरोध ना हो, कि इस समय राजस्व की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जगह का विरोध कर रही हूँ। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी की स्वदेशी मुहिम का समर्थन किया। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने और देसी सामान के इस्तेमाल के लिए पीएम ने जो नारा दिया है उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारा देश विश्व विरोधी है, बल्कि पीएम मोदी की नीतियां सभी को साथ लेकर चलने की हैं। पहली बात तो यह है कि भारत जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है और दुनिया के 4-5 बड़े देशों ने जो इनिशिएटिव लिए हैं इस लॉकडाउन की चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी एक अग्रणी भूमिका में हैं। और किस प्रकार से बेरोजगारी से, गरीबी से, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, लघु उद्योगों से लेकर के, बड़े उद्योगों से लेकर के डिफरेंट सेक्टर में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं, उससे देश को कैसे बाहर निकाला जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। पिछले दिनों जो हमने देखा कि सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 24 करोड़ लोगों के पास में नौकरियां थी मार्च तक, 40 करोड़ लोगों के पास, जो कि 11 करोड़ 40 लाख कम हो गई। अब ये इतनी बड़ी नौकरियां एकदम से लोगों की कम होना, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। और फिर इसको आप जो प्रछिन्न माने जो गुप्त अभी बेरोजगारी है देश में, उसको यदि इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक अपॉर्चुनिटी का प्रश्न है, आज भारत से करीब 50 गुना ज्यादा चीन जो है एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2003 में चीन जहां खड़ा था, आज वहां हम पहुंचे। वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.7 है, जहां पर 2003 में चीन खड़ा हुआ था, वहां आज उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में 17% कंट्रीब्यूशन है। तो हम यदि चीन के साथ ही अपनी तुलना करते हैं और चीन में जो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने पैदा की, पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को बनाया, उस तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, ऑटोमोबाइल से, मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, अलग अलग सेक्टर्स में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम भारत की अर्थव्यवस्था को चाइना के कम से कम यदि बराबर ला सकें तो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद उस बारे में संकेत भी दिए हैं कि हमें लेबर लॉज को हमें चाइना की तरह कहें या पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की दृष्टि से बोले या भारत के अपने इंटरनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी दृष्टि से बोले, तो लेबर लॉज के अंदर हमें सुधार करना पड़ेगा। हमें लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण के बारे में बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा। हमारे कोर्ट्स की तरफ से भी जो इंडस्ट्रियां हैं उनको किसी भी प्रकार से थ्रेट ना हो, एक भरोसा पैदा हम कर सकें सीईओ से, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ इस दिशा में हमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। जो एक सिंगल विंडो का सिस्टम का जो प्रश्न है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, और इससे भी आगे एक बड़ी बात है भारत के सामान के बारे में एक भरोसा पैदा करना,
एक इमेज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें लोकल के बारे में वोकल बनना है और लोकल को हमें ग्लोबल बनाना है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी सोच के साथ हमें कड़ी मेहनत करनी है। तो ये यात्रा कहने को जो है इतनी सरल नहीं है, और सरल कहने को भी है तो करना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ये सच है कि दुनिया के सामने जब आप खड़े होते हैं ब्रांड लेकर के, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज हमने जीरो से शुरू किया, तो आज यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने करीब 500 अपने यहां पर साइंटिस्टों को लगाया हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। आज कोलगेट से लेकर के क्लोजअप से लेकर के तमाम जो चाहे वो डेंटल कैटेगरी है, चाहे हेयर केयर कैटेगरी है, तो हमने केश कांति को, दंत कांति को, एलोवेरा जेल को स्किन कैटेगरी में, टॉयलेट कैटेगरी के अंदर, होम केयर कैटेगरी के अंदर, इसी तरह से फूड में चाहे ऑयल है, चाहे घी है, चाहे बिस्किट्स हैं, चाहे वो फ्लोर है, चाहे आटा भी है, उसमें भी ब्रांड चाहिए लोगों को, हनी है। तो सब चीजों में एक भरोसा पैदा करने के लिए 3 चीजें तो सबसे बड़ी हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमने यदि शुरू किया तो आज पतंजलि ने करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास कर्ज लेकर के काम शुरू किया। लेकिन वो लेने की स्थिति में भी जब पहली बार हमने 50 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, तो हमें पता है कि किस तरह से, तो जब आज हमारे पास करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के बीच का कर्ज है, तो जब हमने पहली बार 50 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था तो किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, और आज इतने बड़े साम्राज्य को हमने खड़ा किया है। क्योंकि अब पतंजलि और रुचि सोया करीब 4,500 करोड़ का तो रुचि सोया में कर्ज हो गया, तो उसी की यूनिट को, दिवालिया हुई यूनिट को हमने खरीदा, एलपीए यूनिट को। तो एक के बाद दूसरा जब आपके सामने चुनौती आती है और उसको हम अच्छे से चला रहे हैं, पहले से बेहतर कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी, तो चुनौतियां तो बहुत है। लेकिन यदि आप पूरी मेहनत से, पूरी सावधानी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजों, प्रतिभाओं की भारत में कमी नहीं है। हमारे पास में स्किल्ड लेबर की भी कमी नहीं है। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी जितना चाहिए उतना पर्याप्त है, और बढ़ाना होगा बढ़ा लेंगे। कुछ हमें जैसे मैंने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर के, लेबर लॉज को लेकर के, हमें अपनी क्वालिटी को इंश्योर करने को लेकर के, कुछ अपनी सोच को बड़ा करने को लेकर के, आज एमएनसीज के अलग अलग कैटेगरी में 50% से लेकर के, और कुछ कैटेगरी में हम लोग 70, 80, 90% तक उनके बराबर खड़े हो गए। कुछ में विदेशी कंपनियों को हमने परास्त कर दिया है। तो अलग अलग कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, तो एक फकीर जो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से आता है, जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में नहीं पढ़ा है, वो, और एक आचार्य जो साधारण एक पिता के घर में पैदा होता है, हम एक गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता, जिनको कुछ नहीं चाहिए। और पहले तो एक फकीर हिंदुस्तान का कह रहा था कि स्वदेशी अपनाओ, अब वजीर भी कह रहा है, तो बात में दम आ गया। लोगों का जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अब देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो स्वदेशी के रास्ते पर चलना होगा। उसके लिए जो हौसला चाहिए, वो हौसला तो हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा। तो राह मुश्किल जरूर है, लेकिन सफल होंगे हम। अरे मन की बात तो पहले भी समझ ही रहे थे, लेकिन जब सामने चुनौतियां होती हैं तो उस समय हमें दिखता है कि आत्मनिर्भरता के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अभी हमें 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का तो तेल हम इंपोर्ट करते हैं। देखो, कोई कुछ भी कहता रहे, हमें काम करना है। जैसे मोदी जी ने कहा है तो उसको हमें करके दिखाना है। तो कुछ लोगों को बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मेरे हिस्से में जो जिम्मेदारी आएगी इस देश के लिए, मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूं। ऐसे इस देश के सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं, और हम दुनिया जीत सकते हैं और चीन से भी आगे जा सकते हैं। चीन से भी ज्यादा औकात है भारत की, हैसियत है भारत की, भारत में ज्यादा संभावनाएं हैं। कहना चाहता हूं, देखिए, कुछ लोग बेवजह विरोध करते हैं। आज हमें पूरी दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करनी है, जहां सारी दुनिया को दिखे कि हां, भारत में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं आर्थिक विकास की, सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं वहां पर अपने उद्योग के विस्तार की, और भारत के
अंदर के लोगों को भी लगे कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है, कि हमें लोकल से अब ग्लोबल होना है, उसके लिए हमें वोकल होना है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के एक बड़ी भागीदारी हमें इस राष्ट्र निर्माण में निभानी है। तो हम एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के अलग अलग प्रकार की सर्विसेज से लेकर के वो कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं कि जो पिछले 15-20 वर्षों में चाइना ने बड़े रूप में किया और पिछले 40-50 वर्षों में वो निरंतर सुधार करता हुआ यहां तक पहुंचा है। आज हमसे 50 गुना ज्यादा उसका एक्सपोर्ट है, तो हम उस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच सकते? भारत अभी तो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है ही। थोड़े हमने एक बार थोड़ा जोर से झटका दिया तो हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं।